तो फाइनली हमारी इलेक्शन कवरेज की जो जर्नी थी पिछले लास्ट अराउंड 1 मंथ की, पूरा केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अब यहाँ सिलीगुड़ी की हिल कार्ट रोड पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से खत्म होती है। अब हम लोग वापस जाएंगे और जितनी भी हमने फुटेज कलेक्ट की है, जितनी भी हमने ग्राउंड की रियलिटीज को समझा है, उन सभी को अपने थॉट्स को कंडेंस करके उन पर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे और भी लोगों को चैनल पे इनवाइट करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे उनके साथ, अगर वो आना चाहें तो। और यकीन मानिए पिछले 1 महीने ने बहुत कुछ सिखाया। और ज्यादातर टाइम तो देखिए मानना पड़ेगा कि सोलो जब आप पूरा मैनेज कर रहे हैं चीजों को, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कैसे करना है, हर चीज, इवन कपड़े तक आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे आप वॉश करा सकते हैं, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है इतने लंबे ट्रिप पे हूं मैं कि बहुत ज्यादा लगेज लेके निकलूं, आपको लीन भी रहना पड़ता है। तो मतलब कीपिंग ऑल दोस थिंग्स असाइड, बहुत मजा आया पूरी जर्नी में। केरला में हमने वायनाड से स्टार्ट किया था, वायनाड, कोची, वर्कला, तिरुवनंतपुरम। फिर तमिलनाडु में हमने वेस्ट तमिलनाडु कोयम्बतूर से स्टार्ट किया, फिर सेलम, AIADMK का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फिर आपका हम मदुरई गए TVK पार्टी के बारे में समझने के लिए, वहीं से लॉन्च हुई है TVK पार्टी। फिर हम चेन्नई पहुंचे, चेन्नई में हमने सब कुछ देखा कि क्या हो रहा है, वहां के एजुकेटेड जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के वोटर्स हैं उनका क्या प्लान है इस बार का। फिर वहां से डायरेक्टली हम फ्लाई किए कोलकाता के लिए, अनदर मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए। और वहां से जो हमने स्टार्ट किया सफर, वहां मैं बीमार हुआ काफी टाइम, वहां पे मेरा लॉस भी हुआ, मगर अल्टीमेटली आई गॉट बैक ऑन माई फीट। और लकीली हमने वो अच्छे इंटरव्यूज कर लिए, वो TMC कैडर से भी मुलाकात हुई, उनका इंटरव्यू किया, इवन कांग्रेस कैडर का किया है, वो मैं जल्दी डालूंगा। कांग्रेस का तो मैंने कैंडिडेट का ही किया, जो कैंडिडेट है भवानीपुर से, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के अलावा जो कैंडिडेट है, थर्ड कैंडिडेट, उनका इंटरव्यू किया है, कैडर का भी किया है। और अच्छा टाइम स्पेंड किया कोलकाता में, काफी कुछ समझा हमने। वहीं से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, ग्राउंड पे आके समझ रहा हूँ चीजों को, कि जो सिविक वॉलंटियर वाला चीज है ना, वो TMC की बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर हर 4 में एक घर में ऐसे लोग हैं जो कि बेनिफिट कर रहे हैं डायरेक्टली पार्टी से किसी ना किसी सेंस में, उनके बेसिस पे उनकी रोजी रोटी चल रही है, घर चल रहा है, तो वो फिर बाकी सारे नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे और तमाम मुद्दों को ताक पर रख के वो वही करेंगे जो उनके लिए, उनकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए जरूरी होगा। उस पर आप में से कई लोग थोड़ा कैरिड अवे हो गए कि मैं शायद बीजेपी के उस पर अगेंस्ट जाके वो कर रहा हूँ, कवरेज कर रहा हूँ, या मैं नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, कुछ अलग तरीके का ऑड वन आउट होने का ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा मैं कभी करता नहीं हूँ। मेरा चैनल अगर आप देखें, इतने वीडियोस डाले हैं, जो सच है वही बोला है। सनसनी मचाना और ये सब करने का मेरा कभी मोटिव रहा नहीं है। जो फील करता हूँ ग्राउंड से, या जो फील करता हूँ दिल में, चाहे कहीं से भी ऑब्जर्व किया हो ग्राउंड से या अपने एनालिसिस डेवलप किया हो, वही बोलता हूँ। अब कमिंग बैक सिलीगुड़ी के बारे में, नॉर्थ वेस्ट बंगाल के बारे में, तो नॉर्थ वेस्ट बंगाल अगर नक्शल में बताऊं तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ वेस्ट बंगाल में। 8 डिस्ट्रिक्ट में 54 सीट्स हैं, जिसमें भाजपा का डोमिनेंस है। और भाजपा इस बार 54 में एटलीस्ट 45 से स्ट्रांगली लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, और जिसमें से 42-40 तक जीत सकते हैं ये लोग। और रिमेनिंग में इवन नॉर्थ बंगाल में भी 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है कंबाइंड, लेकिन वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा नहीं है कि इवनली स्प्रेड आउट है, वो उत्तर दिनाजपुर, मालदा वगैरह में बहुत ज्यादा नंबर्स में है। और उसके अलावा अभी जैसे जहां हम हैं सिलीगुड़ी में, यहाँ पे उतना उनका ऐसा रिलेवेंस नहीं है। हालांकि आपको पता है कि वो एन ब्लॉक होके ही वोट करने का जो उनका फिनोमिना है वो अलग ही है, चाहे 5% भी हो कहीं पे, तो वो किसको देना उनको पता रहता है। नाउ कमिंग बैक, कि यहाँ पे राजवंशी एक कम्युनिटी है जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। आपको पता ही है कि मैं पर्सनली इन सब चीजों का कोई वो नहीं करता, मैं सबको सनातनी ही मानता हूँ। बट पॉइंट बीइंग कि राजवंशी कम्युनिटी ने बीजेपी को 2021 में खुल के सपोर्ट किया था, और अराउंड 30% चंक है नॉर्थ वेस्ट बंगाल में, 30% का चंक है लोगों का राजवंशी वोट शेयर। और इसीलिए कूच बिहार वगैरह में भाजपा ने विधानसभा में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। मगर कुछ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं बीजेपी के, जो सेंटर पर रहते हुए वो कर सकती थी राजवंशी कम्युनिटी के लिए, और वो नहीं किया गया है। इसीलिए 2024 में
कूच बिहार तक की सीट लोकसभा की टीएमसी को मिल जाती है, तो नाराजगी है। वो वोट बैंक जो जीता था भाजपा ने, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं वीक हो गया था। तो अभी करंटली किस तरफ वो वोट करेंगे, क्योंकि उनके जो मतलब जो फुलफिल्ड, सॉरी माय बैड, इतना ट्रेवल कर रहा हूँ, जो प्रोमिसेस थे उनके, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस जो थे भाजपा के द्वारा किए गए, वो अभी तक मेटेरियलाइज नहीं हुए, तो पता नहीं किस तरफ जाएंगे वो लोग। उसके अलावा गोरखालैंड की डिमांड यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट बंगाल में, उसका भी एक सेंटिमेंट है, बट वो ज्यादा पिकअप होती नहीं है। वो दार्जिलिंग के साइड हिल एरियाज में ही उसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए यहाँ पे 3 सीट्स जो हैं विधानसभा की, टीएमसी के अलायंस पार्टनर है गोरखा मंच कुछ है, मैं उसका नाम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो वो लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट। बीजेपी के तो अपने ही उम्मीदवार है, लेकिन टीएमसी ने अलायंस पार्टनर उनको रख के लड़ाया है। और एसआईआर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, क्योंकि इनका कहना है कि बहुत सारे वोटर्स जो थे वो जेन्युइन वोटर्स, उन्हीं के वोट कट गए, चाहे वो राजवंशी हो, चाहे वो मतुआ समुदाय के हों, या तमाम इस तरीके के। और आपको पता है कि भाजपा पे हमेशा वो टैग लगता है कि ये अपर कास्ट वालों की पार्टी है, और उस तरीके के जो टैग्स हैं, तो अगर कहीं पे भी पॉपुलेशन में SC STs या इस तरीके के जो भी हमारे भाई बंधु इन्वॉल्व हैं और उनके साथ कुछ भी होता है, तो एक पूरा तबका नैरेटिव बनाने का ट्राई करता है कि इसलिए हुआ कि आपकी केयर नहीं करती बीजेपी। तो उसको भी लोगों ने बहुत ट्राई किया भुनाने का। हालांकि मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो अपना वेस्ट बंगाल इलेक्शन हो चुका है अब, ये एकदम बाइपोलर है, एकदम बाइपोलर है। ये वोटर्स भी 2 ही तरीके के हैं, या तो जो गट्स दिखा के वेस्ट बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए वोट डालेंगे, और किसके फेवर में डालेंगे आपको पता ही है, वरना वो लोग जो कि एकदम ट्रेडिशनल वोट बैंक है टीएमसी का, और किसी भी रीजन की वजह से वो बीजेपी को एकदम लाइक नहीं करते या जो भी है, और वो लार्जर ना सोचते हुए कुछ अलग वे में ही वोट करेंगे। फेंस सिटर, स्विंग वोटर्स इस इलेक्शन में बहुत कम है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, लोगों ने फैसला ऑलरेडी कर लिया है। बदलाव का फैसला है मोटा मोटा लोगों का। अब कितना वोट डाल के वो बदलाव को लाएंगे वो अलग चीज है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत ही टफ फाइट ही होगी है कि एक वक्त तो नहीं होने वाला बीजेपी के लिए, और मे बी इतना ज्यादा जैसे यहाँ पे जहां हम वॉक कर रहे हैं 23rd को, अब से 3 दिन बाद ही चुनाव है, तो सीआरपीएफ तो चप्पे चप्पे पे ही, जहां मैं रुका हूँ इवन मेरे होटल के बाहर भी सीआरपीएफ खड़ी है, 5-6 जवान खड़े हुए हैं। मुझे लगता है वहां कोई बिग शॉट भी शायद बगल वाले उसका ओनर या कोई बिग शॉट ही होगा शायद होटल का। बट पॉइंट बीइंग कि इससे ज्यादा तो भाजपा भी नहीं कर सकती आपको सेफ फील कराने के लिए, मतलब डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली, और जैसे वो अपनी छवि मर्यादा बचा के चलने की जो उनकी जिद है उसके थ्रू करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत ज्यादा कुछ। कोई डरा ही नहीं पाया किसी को उतना, बट क्या किया जाए, दामन एकदम साफ रहना चाहिए, ये भी एक जिद है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर मुझे लगता है गलती से इस बार भाजपा हारी यहाँ पे और टीएमसी आई, तो 2031 तक तो क्या हालत हो जाएगी भगवान ही जाने। और फिर तो मुझे लगता है कि ये भी खत्म ही होगा, ये जिद भी छूटेगी भाजपा की कि नहीं हम ये नहीं लगाएंगे और ऐसे करेंगे ऐसे जीतेंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। एक तो यहाँ ट्रैफिक सेंस नहीं है लोगों को यार, पता नहीं क्या चला रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। तो ये हिल कार्ट रोड है, ऊपर अगर आप देखें तो एक कैंडिडेट का बैनर भी है, पीछे ही ममता बनर्जी का भी बैनर है। तो इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। बाकी घर पहुंच के हम लोग और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे चीजों को कि क्या क्या चीजें फेवर में जा सकती हैं, क्या क्या अगेंस्ट में। हालांकि अब 23rd आ ही गया, चुनाव होने ही वाला है, और पहला जो चरण होगा उसके बाद जो लहर चलेगी, क्योंकि 23 से अगला 29 को सीधा, तो उतने में पूरा न्यूज तो ट्रेवल करेगी कि कहाँ वोटिंग हुई है, कैसे हुई है। अगर पहले चरण के जहां पे भी चुनाव है वहां के लोगों ने हिम्मत दिखा के वोट डाल दिया और बात गूंज गई, तब तो आप समझ जाइए कि 100%
कोई नहीं रोक सकता भाजपा को आने से। बट अगर वो फर्स्ट चरण में ही नहीं हो पाता है वैसे वोटिंग, लोग घबराए रहते हैं, जबरदस्त हिंसा हो जाती है, तो फिर आप मान के चलिए कि फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर शायद 29 को भी लोग डरे और वोट ना डालें, और फिर तो एनीथिंग कैन हैपन। तो पहला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें किस तरीके की वोटिंग होती है, किस तरीके की, मेन है कि वायलेंस होती है, किस तरीके की चीजें होती हैं। और इलेक्शन कमीशन हो चाहे जुडिशरी हो, सबने अपनी ताकत तो लगा ही दी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाए, जो कि एक फंडामेंटल चीज है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। तो बताओ, लोग केवल अपना काम कर रहे हैं, उसको लेके कितना बवाल मच जा रहा है देश में कि एसआईआर कैसे करा दिया इलेक्शन कमीशन ने। मतलब वोटर रोल 25 साल पहले की है तो उसी पे होना चाहिए, कोई मर जाए उसके नाम पे वोट पड़ना चाहिए, मतलब अलग ही है। खैर, आज एक और न्यूज आई है, वो जो आईपैक है उसको लाइक उसका वेस्ट बंगाल ऑपरेशन शट हो गया है शायद। मगर जितना लेट हो चुका है चुनाव को लेके, तो जितने भी डेटा क्रंचिंग और इस तरीके के जो काम होंगे जिससे कुछ इंसाइट निकालना हो, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना हो, वो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो अब वो तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में या फाइनल फेज में ही होगी। तो भले ही ऑफिस बंद भी हो जाए ऑफिशियली, बट जो कैडर होगा उसको आइडिया होगा कैसे एग्जीक्यूट करना है, वहां से कैसे ऑनवर्ड्स लेके जाना है। और जिस तरीके का टीएमसी का कैडर है और जिस तरीके की वो लोग अपने लोगों को बेनिफिट्स देते हैं, तो कोई मुझे लगता नहीं है कि इसमें डाउट है मुझे कि जो मोस्टली एम्प्लॉयज भी होंगे वेस्ट बंगाल आईपैक डिवीजन के, वो वही होंगे जो पार्टी के लोग होंगे। तो वहां से तो इजी ही है उन लोग को, अपना फ्री विल पे भी वो लोग काम कर लेंगे, अपने पर्सनल उस पर भाई हमें जीतना है हर हाल में। बट फिर भी ये भी पॉलिटिकली बात करते हैं तो काफी अच्छा अटैक था कि सीधा ब्रेन पे वो किया, डैमेज किया। कंप्लीट ब्रेन पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज हो चुकी हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, ये आप कभी मत यकीन कीजिएगा। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में ओल्ड स्कूल एक वे रखा ही जाता है, फॉल बैक मैकेनिज्म और तमाम चीजें और बैकअप प्लान्स जिसे कहते हैं, तो वो तो रहता ही है। बट फिर भी हाँ, 25-30% स्ट्रेंथ पे तो अटैक हुआ ही है। जो उनका इमीडिएटली जो डेटा है उसको तुरंत फेच करके डिस्ट्रीब्यूट करके रीस्ट्रेटेजाइज करने का जो उनकी अपनी कैपेबिलिटी होती है। जैसे मैंने लोकसभा के टाइम पे जब काम किया था कंसल्टेंसी वर्ल्ड में, तो हर इलेक्शन के डे को उससे पहले से ले एक दिन पहले या 2 दिन पहले से और अगले एक दिन तक, कम से कम ये 4 दिन तो काफी हैवी एनालिसिस होती थी चीजों की, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या प्लान था और फाइनली कितना अचीव किया हमने, क्या कितनी इफिशियंसी से हुआ। और हर तरीके के पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जाता था कि मैक्सिमम वोटिंग कब हुई, कब नहीं हुई, क्या कर सकते हैं, कहाँ से कंप्लेंट्स ज्यादा आई, रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं जो कि कोई ऐसा स्पेशल नहीं बता रहा मैं आपको। सब मोस्टली कंसल्टेंसीज जो हैं वो ये प्लस इसके बियॉन्ड भी करते हैं। तो उन सब चीजों में डैमेज तो हुआ ही होगा। फीडबैक सिस्टम कुल मिला के इनका थोड़ा इफिशियंसी कम हुई होगी। बट अगेन इन सब की थोड़ा परे है चुनाव, मेरा पॉइंट आप समझिए। जो टीएमसी का वोटर है, जो बेनिफिशियरी है डायरेक्ट, जो वो उन्हीं को करेगा, जिसको बीजेपी से हेट है वो उसी को वोट करेगा, उसके अलावा वो किसी को करना ही नहीं है उसको। तो बाकी बैटल तो मतलब किला फतेह तो भाजपा को करना है, उनको पूरी जान झोंकनी है। और मैं तो टीएमसी कैडर से मिलके भी आया भवानीपुर सीट में, वो लोग चार्ज अप हैं, वो एक्चुअली चार्ज अप हैं और लगता है उनका कॉन्फिडेंस चेहरे पे। या तो अब क्या कह सकते हैं कि वो हार रहे हैं फिर भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देकर, मतलब दिखा नहीं रहे ऐसा, या पक्का वो लोग बड़ा आराम से स्वीप कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस से अपने बनाए हुए माहौल पे, अपने बनाए हुए सिस्टम पे कि वो निकाल ही लेंगे, क्योंकि बहुत चिल थे वो लोग। मैं तो मिल के आ रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड बीजेपी के ऑफिस भी गया था मैं, और डिसअपॉइंटिंग, मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा, डिसअपॉइंटिंग मुझे वहां का थोड़ा सिस्टम लगा। इंटरेस्ट ज्यादा लोग ले ही नहीं रहे थे बाइट देने में, या तो वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि उनको लग रहा है जीत ही गए। और सिमिलर मैंने देखा हुआ है पहले भी लोकसभा के टाइम पे, कॉम्प्लेसेंसी तुरंत ही किक इन करती है भाजपा के डर में। तो इस बार मुझे कहीं ना कहीं वैसा ही लगा, कोई बाइट देने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है, बातें उतना, मतलब अब आप कह सकते हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट मेरे जैसे किसी इंसान को टीएमसी कैडर एकदम प्रोफेशनली बैठ के साथ में अच्छे से एंटरटेन करके पूरा इंटरव्यू करे और
बीजेपी वाले ऑन द अदर हैंड उतना फोकस ना करें। तो जो मेरा सैंपल पॉइंट है उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा आपको। तो उतना फेरोसिटी तो मुझे मिसिंग लगती है हमेशा से बीजेपी कैडर में। बाकी जगह अगर आप कैडर्स को देखो, चाहे डीएमके का कैडर हो, डीएमके तमिलनाडु में घूमा, तमिलनाडु तक में हर कोई बता रहा था कि डीएमके कैडर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वही है, और यहाँ टीएमसी तो और ही है, उससे ज्यादा टीएमसी है। तो ओवरऑल बहुत टफ फाइट होगी। यहाँ पे मैंने जब से आया हूँ मैंने ग्राउंड बाइट्स पता नहीं क्यों जान के भी नहीं लिया, क्योंकि लोग कंफर्टेबल होते नहीं है बोलने में। बहुत ही सिमिलर टाइप की बातें बोल रहे हैं कि जो भी आएगा अच्छा होगा, या इस तरीके का अंदर समझ में आ चुका है ऑलरेडी कि वो क्या चाहते हैं। वो बदलाव चाहते हैं, वही करेंगे। और राजवंशी कम्युनिटी हो या अलग अलग जो आदिवासी कम्युनिटी है, जो यहाँ टी गार्डन जो है यहाँ के सिलीगुड़ी के प्लांटेशन वर्कर्स, उन लोग की वोट्स हो, तो ये सब मुझे लगता है सारे इन ब्लॉक ओवरऑल भाजपा पे ही आके गिरेंगे। और इनकी लेकिन जो डिमांड्स वगैरह हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। अब मतुआ कम्युनिटी जो है, और सीए के बाद जो यहाँ पे काफी हिंदूज है जिनको स्टेटस मिलना चाहिए यहाँ की सिटीजनशिप का, वो काफी टाइम से नहीं मिला है। तो इसको लेके भी मैंने डिबेट्स कुछ सुना है कि भाई उनको अगर तुरंत मिल जाता सिटीजनशिप और वोटर्स लिस्ट में ऐड हो जाते वो लोग, तो किसको वोट देते? आप ही को देते। लेकिन अब यहीं पे कैच आता है। हो सकता है कुछ ऐसे इंटेल हो ग्राउंड से कि जितना स्ट्रांग होल्ड ममता का है, अगर उनको कन्वर्ट करके वोटर बनाया जाता तो कौन जाने टीएमसी कैडर वहां भी पेनिट्रेट करके वो वोट भी अपने पास ही ले जाता। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने थोड़ा स्लैकनेस दिखाई है टॉप पे, कि पहले ये स्टेट जीतने दो, फिर उसके बाद इन लोग को मतलब इंटीग्रेट प्रॉपरली कर लेंगे अपने फोल्ड में। अगर अभी इंटीग्रेट किया टॉप पे सिटीजनशिप वगैरह देके और ये उधर ही सुए कर गए बाद में, तो फिर अपने को ही क्या है, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी पड़ जाएगी। हो सकता है मेरा ये टेक कंट्रोवर्शियल लगे लोगों को, लेकिन टॉप पे जो लोग बैठे हैं वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं और मतलब बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के सोचते हैं। वो इमोशनल होकर कभी भी रिएक्ट नहीं करते, वो हमेशा रिस्पॉन्स ही देते हैं, इसीलिए टॉप पे हैं वो लोग। और बाकी सिलीगुड़ी में बड़ी बड़ी रैलीज हो चुकी है, मोदी जी की हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, सब लोग आ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छी फाइट कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कौन कौन सबने ट्राई किया है। नॉर्थ वेस्ट बंगाल के जो मुद्दे हैं थोड़े अलग हैं साउथ वेस्ट बंगाल से। नॉर्थ में फेमस है टी टिम्बर और टूरिज्म। सिलीगुड़ी जहां हम लोग हैं, तो सिलीगुड़ी का तो सबने नाम सुना ही है। चिकन नेक, इसको इस तरीके से हमारे जो राष्ट्र के दुश्मन है वो बुलाते हैं। और यहाँ पे वो कॉरिडोर सिलीगुड़ी का है, क्योंकि वो बांग्लादेश, ऊपर नेपाल, मतलब गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट है वो। और उसी को चोक करने का सबका प्लान रहता है, लेकिन वो ऐसे मंसूबे जिंदगी में उनके पूरे होने नहीं है। इतना ज्यादा फोर्टिफाइड है यहाँ पे। आप यहाँ से कहीं भी ट्रेवल कीजिए, चाहे गैंगटॉक जाइए या कहीं भी निकलिए, आपको इतने फोर्सेस दिखेंगे।